नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह, हिस्ट्री लेक्चरर राजस्थान। आज अपने एनसीईआरटी का एक पाठ है, सेकंड अध्याय। पहले अध्याय में मैंने जो कि पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक है ये क्लासें, उनको तो सीखने को बहुत कुछ मिलेगा ही। इसके अलावा जो अपने एनसीईआरटी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं 12th क्लास के, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में मैं आपको छोटे बड़े सभी प्रश्न क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा। क्लास में बने रहें जितने स्टूडेंट्स जुड़े हैं, तो इसमें हम छोटे बड़े सभी प्रकार के प्रश्न जो हैं याद करेंगे। कुल 5 अंक का ये पाठ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है राजा, किसान और नगर। मैंने देखो अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं सारे, और मैप वाइज मैं आपको इनको याद करवाऊंगा। इस तरह से मैप से जितने तरह के प्रश्न जो भी बनते हैं उनको तो आप इत्मीनान से क्लास को देखें। मैंने 2 दिन लगा के ये डाटा तैयार किया है। चलिए, हमारी जो क्लास है वो स्टार्ट होती है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का जो काल है उस दौरान हम इसको मानते हैं। अच्छा, इस समय हुआ क्या क्या है? पहले तो हम सिंधु घाटी सभ्यता हमने जान ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आती है। सिंधु के बाद क्या क्या हो जाता है कि वेदों की रचना हुई, और ऐसा करते करते आ गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इस दौरान हमने ये देखना है कि राज्य कैसे थे, अर्थव्यवस्था कैसी थी। राजा, किसान और नगर जो हमारे अध्याय का नाम है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मुख्य घटना क्या घटित होती है कि महाजनपदों का निर्माण होता है। जैन व बौद्ध 2 बड़े धर्मों का उदय इस समय होता है। मैं आपको इस पाठ में जो जो हमने पढ़ना है उसका क्रम व्यवस्थित कर देता हूँ। महाजनपद और जैन बौद्ध, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध, उसके बारे में पढ़ेंगे। मगध में पहला जो साम्राज्य स्थापित होगा वो मौर्य साम्राज्य होगा बड़े स्तर पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। मौर्यों के बाद कौन आएंगे? ब्राह्मण राजवंश आएंगे, शुंग, कण्व, सातवाहन, उनके बारे में पढ़ेंगे। मौर्यों से पहले एक सिकंदर का आक्रमण हुआ, उसके बारे में जानेंगे। शक, कुषाण, इनके बारे में। तो आगे मान लो कि मौर्यों के बाद इसको हम मौर्योत्तर काल कहते हैं, जिस समय ये देशी राजवंश होंगे हमारे जो ये सामने हैं, और ये विदेशी होंगे इस पाठ में, शक और कुषाण। फिर इसके बाद में आते हैं गुप्त, और फिर गुप्तों के बाद में आएगा हर्षवर्धन, गुप्तों के अंतिम समय में। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य और चालुक्य और पल्लव, इस पाठ में इन सब के बारे में चर्चा की गई है। तो चलिए मैं पहले पाठ को शुरू करता हूँ, फिर इसको आपको डिटेल से इसके बारे में बता दूंगा। हमारा जो अध्याय है उसकी शुरुआत में लिखा गया है कि सॉरी, लो जी, विषय 2, मैं इसको इतना सा कर लेता हूँ। राजा, किसान और नगर। इस समय क्या क्या होता है? बड़ा परिवर्तन। 6ठी शताब्दी, जिसको हम कहें 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो बड़ा परिवर्तन ईसा पूर्व से ईस्वी के मध्य है। मतलब अगर हम कहें कि 600 ईसा पूर्व में क्या कुछ हुआ, लोहे के हल का प्रयोग होने लग गया था। धान की एक नई पद्धति, पहले क्या था, चावल को सीधे बीज की जो है बिजाई की जाती थी। यहाँ पर जो है रोपण पद्धति शुरू हो गई, जो जिस टेक्निक से अब लगाते हैं। महापाषाणिक, दक्षिण भारत में कब्रों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ इस समय, वो क्या था, महापाषाण। और नए बड़े बड़े नगरों का उदय होता है। ये बड़ी घटनाएं इस दौरान घटती हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। लोहे के हल का प्रयोग, धान की रोपण पद्धति, महापाषाणिक कब्रें, नए नगरों का उदय। आपका प्रश्न यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। पहला लघुतरात्मक प्रश्न जो 2-3 नंबर का आना है कि हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, तो उसको स्पष्ट करें। तो पहले तो आप लिख दोगे कि ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की रचना हुई। उसके अलावा क्या क्या हुआ? उसके अलावा हुआ जी
कृषक बस्तियों का विकास हुआ, कृषक बस्तियों का विकास हुआ, जिसमें हमने देखा कि धान की नई रोपण पद्धति का विकास होता है। और इसके अलावा महापाषाण नामक पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं, जो कि अंतिम संस्कार की एक नई टेक्निक थी ईसा पूर्व पहली शताब्दी में दक्षिण भारत में। तो ये सब जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में ये कार्य होते हैं। चलिए यहाँ से एक शुरुआत, वो तो सामान्य पाठ का परिचय हो गया। शुरुआत ये होती है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16। जैन ग्रंथों में भी 16 और बौद्ध ग्रंथों में भी 16। एक टेक्निकल प्रश्न ये आएगा कि ये जो 16 महाजनपदों की संख्या है, क्या दोनों ग्रंथों में एक समान है? एक समान नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, एक समान नहीं है। सिर्फ 7 महाजनपद ऐसे मिलेंगे बुक में जो दिए हैं, जो कि दोनों में जिनके नाम कॉमन मिलते हैं, वो मैंने उसमें हाईलाइट कर रखा है मैप में, अभी आपको उधर ले चलता हूँ। तो एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है, ये देखो परिवर्तनकारी काल। प्रश्न क्या बनेगा कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में हुए नवीन परिवर्तनों का उल्लेख करें कि नए परिवर्तन क्या हुए। तो नए परिवर्तन यही होंगे, आरंभिक राज्यों, नए राज्यों, साम्राज्यों का विकास हुआ, एक ये बड़ा परिवर्तन। दूसरा, और इस समय उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ, आरंभिक साम्राज्यों का उदय और नए नगरों का उदय हुआ, ठीक है। बौद्ध व जैन धर्म का विकास होता है। तो ये सारे नए परिवर्तन इस समय हमें देखने को मिलते हैं। तो ये एक प्रश्न बन जाता है कि कौन कौन से परिवर्तन, आरंभिक राज्यों का उदय, नए नगरों का उदय, ठीक है, सिक्कों का विकास होता है। तो ये सारे परिवर्तन इस समय हमें देखने को मिलते हैं। विभिन्न धर्म मिलते हैं, उनमें बौद्ध व जैन धर्म जो हैं प्रमुख थे। इन दोनों धर्मों ने 16 महाजनपदों का उल्लेख किया है, लेकिन उनकी सूची बराबर नहीं है। अब इन महाजनपदों में क्या था, अधिकांश में तो राजा का शासन होता था। अब इस तरह से प्रश्न आ जाएगा कि महाजनपदों की शासन व्यवस्था कैसी थी, महाजनपदों का सिस्टम जो है कैसा रहा था, शासन व्यवस्था उनकी कैसी रही थी। हाँ जी, तो ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि महाजनपदों की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो उसमें हमारे पास में यही बात आती है कि प्राय क्या था, राजा का शासन होता था, अधिकांश में राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ जगह गण का भी उल्लेख मिलता है कि गणराज्य सिस्टम भी था। एक होता है राजतंत्र और एक होता है गणतंत्र। तो कुछ में कहते हैं कि गण या संघ का भी शासन था। तो वहाँ पर क्या था, सत्ता जो है समूहों के हाथ में होती थी। समूह एक वर्ग होता था जो कि वहाँ पर सत्ता संभालते थे, समूह का शासन होता था। 2 तरह का शासन है, एक राजा का, एक समूह का। तो राजतंत्र और गणतंत्र दोनों का उल्लेख मिलता है इन महाजनपदों में। और गण के उदाहरण में मैंने वज्जी लिख दिया, वज्जी का नाम आता है क्योंकि 16 महाजनपदों में से 2 ऐसे महाजनपद थे, एक वज्जी और एक मल्ल, जिनमें गणराज्य स्थापित किए गए थे। वज्जी और मल्ल में गणराज्य थे, बाकी में क्या था, राजा का शासन हुआ करता था। तो इस तरह, और एक महाजनपदों में राजा का शासन या समूह द्वारा शासन किया जाता था, और एक इनकी राजधानी हुआ करती थी। और राजधानी को क्या किया जाता था, राजधानी को किलेबंद किया जाता था। और इस सब की जानकारी हमें प्राचीन अभिलेखों से भी मिलते हैं। तो प्राचीन अभिलेख किस भाषा में है, प्राकृत भाषा में है। और प्राकृत भाषा को क्या कहा जाता है, जन सामान्य की भाषा कहा जाता है। अभी तक इसमें देख लो 3 प्रश्न छोटे बड़े बन जाते हैं। छोटे तो देखो कि जन सामान्य की भाषा थी प्राकृत, कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। अच्छा, बौद्ध व जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, 16। किसी एक गणराज्य का उदाहरण दें, वज्जी, वज्जी एक गणराज्य था, है ना। तो इस तरह से एक ये प्रश्न जो हैं बनते हैं। चलिए आगे मैं बात करूं, यहाँ पर कहते हैं कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था, शक्तिशाली मगध हुआ करता था। लेकिन जैन व बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि मगध
का शक्तिशाली या मगध की महत्ता का क्या कारण है? मगध के महत्ता का कारण जैन व बौद्ध ग्रंथों ने किसको बताया है? इन्होंने बताया है शासकों की नीतियों को। इस बात का ध्यान रखना, पिछली बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आया था कि मगध के महत्व के कारण बताओ, तो उसमें वो बड़ा प्रश्न है, उसमें आ गया खेती की उपज अच्छी थी, लोहे की खदानें थी, जंगली क्षेत्रों में हाथियों की उपलब्धता थी, है ना, तो नदी मार्ग पर गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो ये कारण थे, खेती अच्छी, लोहे की खदानें, हाथियों की उपलब्धता और नदियों के किनारे पाटलिपुत्र स्थित था। लेकिन एक अति लघुतरात्मक प्रश्न बन जाता है कि जैन व बौद्ध ग्रंथों में मगध की महत्ता का क्या कारण बताया गया है? शासकों की नीतियां। अब ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि मगध के 3 शक्तिशाली राजाओं के नाम लिखो, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। उसमें लिखा है कि शासकों की नीतियां मगध के शक्तिशाली होने का महत्ता का कारण थी, और वो शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु व महापद्मनंद। इनकी जो नीतियां थी वो मगध को अन्य 16-15 महाजनपदों में से शक्तिशाली, 16 महाजनपदों में शक्तिशाली बनाती है। चलिए, ये अति लघुतरात्मक जो बनेंगे वो साथ के साथ आप नोट कर लेना। कोई पासबुक, कोई आप एक्सीलेंट, कोई भी आप जो भी 1 वीक टाइप जो कुछ भी आता है सब कुछ उठा के देख लेना, कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं रहेगा, इम्पोर्टेंट सभी प्रश्न इसमें आ जाएंगे। चलिए, फिर बात आती है कि प्रारंभिक राजधानी, मगध की प्रारंभिक राजधानी का क्या नाम था? राजगीर। रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी इस तरह से आ सकते हैं कि मगध की प्रारंभिक राजधानी रिक्त स्थान आ गया थी, राजगीर थी ना, या आ जाएगा राजगीर का अर्थ वो देखे तो राजगीर का अर्थ है राजाओं का घर, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसके चारों तरफ पहाड़ियां थी राजगृह या राजगीर के। लेकिन 4वीं सदी ईसा पूर्व में मौर्यों ने राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। छोटा प्रश्न आ जाएगा कि पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? पटना है जी, आधुनिक नाम क्या है? पटना। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी किसको बनाया गया? पाटलिपुत्र को बनाया गया। अब एक लघुतरात्मक प्रश्न कि महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी? महाजनपदों की विशेषताएं, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी हुआ करती थी, राजधानी किलेबंद हुआ करती थी, वही जो मैंने पहले आपको बताया, राजा का शासन हुआ करता था और सामूहिक नियंत्रण भी होता था गणराज्यों में, और महाजनपद की स्थायी सेनाएं। इस समय एनिशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले स्थायी सेना रखने का जो सिस्टम इस समय शुरू होता है, टैक्स भी स्थायी इस समय शुरू हो जाते हैं। तो राजाओं द्वारा कर व भेंट ली जाती थी, राजा अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करते थे। ये महाजनपदों की विशेषता है। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी किलेबंद होती थी, राजा का नियंत्रण भी होता था और सामूहिक नियंत्रण गणराज्यों पर होता था। प्रत्येक राज्य की इस तरह से सेना हुआ करती थी, राजा अपने लोगों से कर व भेंट इकट्ठा करते थे। और ऐसे ही गणराज्यों से संबंधित थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। चलिए, एक आरंभिक साम्राज्य, तो हमने इन सब के बारे में एक मैंने आपको बताया था कि जो थे, ये छोटा प्रश्न आ जाता है इस तरह से, छोटा प्रश्न आ जाता है कि 2 ब्राह्मण राज्यों के नाम लिखो। शुंग भी ब्राह्मण था, कण्व भी ब्राह्मण था, सातवाहन भी। मौर्यों के बाद जितने आएंगे, तो उसके बाद हम अगर बात करें कि मौर्य साम्राज्य ज़्यादा समय तक टिक क्यों नहीं पाया, 150 वर्ष तक रहा मौर्य साम्राज्य, ज़्यादा समय तक न टिकने का क्या कारण हो सकता है? तो 150 वर्ष, तो इसके कई कारण बताते हैं और ये भी बताते हैं कि अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसके बाद का जो ब्राह्मण समाज था वो सारा उसके खिलाफ हो गया। हाईलाइट किए गए महाजनपदों के नाम बौद्ध व जैन दोनों ग्रंथों में एक समान है। ये नोट्स अगर आपको प्राप्त करने हैं बाद में लास्ट में, तो आप क्या करना, इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर देना, 6377131509। चलिए, अब मैं आपको देखो, नक्शों के माध्यम से हमें मैप, मानचित्र के माध्यम से कैसे तैयारी करनी है ये आपको पता चल जाएगा। देखो, जितने मैंने मगध, वज्जी, कौशल, कुरु,
पांचाल, गांधार और अवंती, ये जितने मैंने हाईलाइट किए हैं ये सब के सब। तो प्रश्न आ जाएगा बौद्ध व जैन दोनों ग्रंथों में कितने महाजनपदों के नाम एक समान है, या दोनों ग्रंथों में। तो बौद्ध व जैन दोनों ग्रंथों की अगर बात की तो आपको इन 7 महाजनपदों के नाम लिखने हैं। अब आपको 16 महाजनपदों के नाम याद करने का एक ना छोटा सा मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। वो आइडिया क्या है? वो आइडिया है जी, चलिए इस पे बात करते हैं। वो आइडिया सीधा सा है कि 16 में 4 जो महाजनपद हैं वो कै से शुरू होते हैं, ठीक है। 3 जो महाजनपद हैं वो ए से शुरू होते हैं, और 3 महाजनपद वो मैं से शुरू होते हैं, और 2 महाजनपद वह से शुरू होते हैं। तो देखो 3 कैसे, कुरु, काशी, है ना। तो कुरु हो गया, काशी हो गया, कौशाम्बी हो गया और एक कंबोज हो गया। तो इस तरह से आप देख लेना 3 ऐसे शुरू होंगे, अंग है, अवंती है, जो जो आपको इसमें लगे, है ना। और इसी तरह 3 में से मल हो गया, मगध हो गया, मत्स्य हो गया। तो इस तरह से आपको मिल जाएंगे 2 वज्जी से, 2 वै से शुरू होंगे, है ना। तो इस तरह से आपको ये मत्स्य नहीं, सॉरी, मल हो गया। तो इस तरह से आपको मल, मत्स्य और मगध तीनों हो गए मैं से। और लास्ट में 4 बचेंगे, वो आप याद कर लेना। चेदी है, इन वो चेदी हो गया, शूरसेन हो गया, गांधार हो गया। तो इस तरह से 3-4 बचेंगे, वो बाद में आपके याद हो जाएंगे वैसे। तो ये एक तरीका है आपको, अगर 16 महाजनपदों के नाम याद रखने हैं, भूल जाते हैं तो ऐसे नहीं भूलोगे कि 4 अक्षर तो कै पे हैं, 3 ए पे हैं, 3 मैं पे हैं, 2 वै पे हैं। चलिए, हमने ये छोटे बड़े जितने प्रश्न बनते हैं इस तरह से पूरे चैप्टर को मैं याद करवा दूंगा। क्लास में जुड़े रहें। एक काम जरूर करना, क्लास को शेयर ज़रूर कर देना, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, एक आरंभिक साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। पहला साम्राज्य कौन सा? मौर्य। इसकी स्थापना कब होती है? ये लेते हैं आपने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में कौन करेगा? चंद्रगुप्त मौर्य करेगा। प्रश्न आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत क्या है जिससे हमें जानकारी मिलती है। 2 स्रोतों के नाम लिखने हो तो इंडिका व अर्थशास्त्र 2 किताबें हैं। इंडिका की रचना कौन कर रहा है? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में आया यूनानी राजदूत। एक बात आपको और बताना चाहूँगा, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ये पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आलोचना नहीं कर रहा, विवेचना के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। जो चीज़ें शुरू में देनी होती है वो क्या है, इसके लास्ट में, बिल्कुल अंतिम पार्ट में। कुछ जो साथ में देनी होती है वो बीच में। तो मैंने इन सबको व्यवस्थित कर दिया इस जगह पे। इंडिका पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में यूनानी राजदूत आया था, सेल्यूकस निकेटर का। प्रश्न आ जाए इंडिका और अर्थशास्त्र में क्या है? इंडिका में नगरीय प्रशासन का वर्णन है, और अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की रचना है इसमें केंद्रीय व ग्रामीण प्रशासन का, उसमें शहरी और इसमें ग्रामीण, इस तरह से इसको बांटा हुआ है। तो स्रोत क्या है मौर्यों को जानने के? इंडिका, अर्थशास्त्र, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों पे अभी अपने बात करेंगे। अशोक पहला ऐसा सम्राट था जो प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संदेश देता है। अशोक मौर्य। अशोक मौर्य का शासन शुरू होता है 272 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व। सन आपको ना याद रहें तो एंशिएंट हिस्ट्री में इतना मस्ट नहीं होता याद रखना, बस इतना जरूर याद रखना कि मौर्य काल कब से कब तक रहेगा, 221 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। अच्छा, अशोक मौर्य से संबंधित जितने छोटे प्रश्न बनते हैं उन पे पहले अपने जिक्र करते हैं। 20वीं सदी के नेताओं का प्रेरणा स्रोत कौन सा राजा था? अशोक मौर्य। देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, अपने बोलते अशोक हैं लेकिन उसके अभिलेखों में अशोक लिखा हुआ है, तो बुक में बार बार अशोक नाम आएगा। मैंने तो जैसा हम बोलते हैं वैसा अशोक लिख दिया, तो बुक में ऐसा लिखा हो। तो 20वीं सदी के नेताओं का प्रेरणा स्रोत कौन सा राजा? अशोक। अब बात आती है कि 1830 के दशक में, यहाँ शब्द लिखा हुआ है दशक और यहाँ 38 सीधा सन दिया हुआ है, दोनों की कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी व ख्रोस्टी लिपियों का अर्थ निकाल लिया।
कि इस लिपि के किस अक्षर का क्या अर्थ होता है। जेम्स प्रिंसेप, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति कौन है, जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, जेम्स प्रिंसेप कौन था? जेम्स प्रिंसेप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, इतना हमें ध्यान रखना है। अब ये लास्ट में लाइन दी हुई है, मैंने यहीं ऐड कर दी। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाला कब? 1838। हालांकि ये अन्य जो हम ऑथेंटिक बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी भी ऑथेंटिक ही होती है, उसमें ये सन जो है 1837 मिल जाता है, लेकिन हमें 38 और 30 को याद रखना है। दशक 30 का है, सन आ जाए तो 1838 में अशोक के अभिलेख को वो अर्थ निकाल लेता है, उसको पढ़ने में सफल हो जाता है। कौन? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी। छोटे प्रश्न इस तरह से इसके बन जाएंगे। चलिए, अब मैं इस मैप की बात करता हूँ। देखो, इसके माध्यम से आज मेरे को एक बहुत शानदार चीज़ जो है देखने को मिली, वो ये है कि अशोक के अभिलेखों के बारे में सामान्यतः ये, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वाले भी वीडियो जरूर देख रहे होते हैं तो ये आता है कि अशोक के जो महान शिलालेख हैं, वृद्ध शिलालेख हैं, वो कितने हैं? 14। और कितने स्थानों से? हम पढ़ते आए हैं कि 8 स्थानों से, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग और बहुत सही दिया हुआ है, 10 स्थानों से ये वृहद शिलालेख मिले हैं। ये जो त्रिभुज वाले हैं, सामान्यतः बुक्स में ये सन्नति और कंधार वाला वृहद शिलालेख में नहीं दिया होता। महाशिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, अलग अलग प्रकार के शिलालेख हैं। तो अशोक के कुल इतने प्रकार के शिलालेख, वृहद, लघु, स्तंभ। तो शिला का मतलब वो जो सीधा शिला पे लिखा हुआ है ना, और ये स्तंभ पे, पिलर पे जो लिखा हुआ है गोल वाले पे, शिला जो होती है इस तरह से होती है, देखो, और ऐसे, है ना। और स्तंभ जो होता है इस तरह से गोलाई में होता है, जैसे वो मेहरौली का लो स्तंभ हो गया, है ना। तो इसमें मैप में आपको कुछ जगहों के नाम जो हैं याद रखने हैं। मैंने इनको आपको भी बता देता हूँ। मैं अपने ये ले लेते हैं ग्रीन पेन। देखो, एक है ये मास्की, एक है गुर्जर, एक है उद्देगोलम, एक है नेतुर। ये 4 ऐसे शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अच्छा, अन्य में अशोक का नाम क्या मिलता है? अन्य में ज़्यादातर में उसका नाम जो है वो है देवनाम पियदसी। क्या नाम मिलता है? उसका नाम मिलता है जी देवनाम पियदसी। देवनाम पियदसी उसका नाम मिलता है अन्य में। तो ये हमें ध्यान रख लेना है। और इसमें मास्की, नित्तूर और उद्देगोलम जो है वो सारे के सारे अभिलेख कर्नाटक में पड़ जाते हैं और ये एमपी में पड़ता है। और थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना, अशोक के जितने अभिलेख हैं उनकी भाषा, ज़्यादातर की भाषा क्या है? प्राकृत है। और लिपि क्या है? लिपि है जी, लिपि है ज़्यादातर की ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जो अभिलेख हैं, ये वाले, ये सारे के सारे जो हैं ये अलग अलग भाषाओं में दिए हुए हैं। इनके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये खरोष्ठी और अरामाइक, यूनानी, इन भाषाओं में है। इनमें प्राकृत भाषा जो है वो नहीं है, प्राकृत नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ये बाबरू और बैराट के ये राजस्थान से मिले हैं, तो इनको हमने ध्यान रखना है। मैप में भी सांची कहाँ पर है, सारनाथ कहाँ पर है, ये मैप मानचित्र लास्ट में मैं आपको करवा दूंगा। चलिए, ये बात आ जाती है इसकी प्रिंसेप। अधिकांश अभिलेखों पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम है, कुछ पर राजा का नाम अशोक भी है। ये मैंने बात बता दी। तो प्रियदर्शी इसका अर्थ है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। और ये जो नाम है जिसमें मास्की, गुर्जरा, नेत्र, उदयगोलम, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। देवनाम का अर्थ है देवताओं का प्रिय, पियदर्शी का अर्थ है देखने में सुंदर। यहाँ जो मैं बातें आपको भी बता रहा था कि अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में
लिपि ब्राह्मी। दो प्रश्न बन जाते हैं छोटे। प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर, ध्यान रखना अच्छे से कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में मिलते हैं। लिपि की बात आए ब्राह्मी और भाषा की आए प्राकृत, और प्रश्न आ जाए जनसामान्य की भाषा क्या थी, प्राकृत। प्राकृत प्रकृति से शब्द बना है, अपने कह देते हैं ना कि ये तो नेचुरल है। नेचुरल जो लैंग्वेज है, प्राकृतिक लैंग्वेज, वो प्राकृत भाषा। नोट लगा के मैंने लिख दिया, ज़्यादातर तो प्राकृत भाषा में है, लेकिन पश्चिमोत्तर के अभिलेख अरामयिक व यूनानी भाषा में। ध्यान रखना, अरामयिक व यूनानी लिपि भी है, भाषा भी है। लिपि भी है, भाषा भी है, दोनों ही चीज़ें हैं ये। तो पश्चिमोत्तर के अभिलेख जो है अरामयिक व यूनानी भाषा में है, लेकिन उनकी लिपि ज़्यादातर की क्या है, खरोष्टी है। और अफगानिस्तान से कुछ अभिलेख ऐसे मिले हैं, उनकी लिपि क्या है, अरामाइक और यूनानी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अशोक के अभिलेख, ये जो अभी चल रहा है वीडियो में, ये पार्ट का अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, कि प्राकृत भाषा लिपि ब्राह्मी, लेकिन जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अभी मैंने मैप में आपको दिखाया, उनकी अरामाइक व यूनानी भाषा व लिपि खरोष्टी मिलती है। ये बात आ जाती है कि अशोक ने कलिंग विजय कब प्राप्त की। 8 वर्ष बाद। ध्यान रखना, 8वें वर्ष नहीं है, वर्ष तो हो गया 9वें वर्ष, लेकिन बात हो गई कि 8वें वर्ष, 9वें वर्ष या 8 वर्ष बाद कह दो, एक ही बात है। कलिंग पर विजय प्राप्त की। छोटा प्रश्न आ जाता है, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है, उड़ीसा। इसमें मान्यता अगर आ जाए, कलिंग विजय का उल्लेख करो है ना, तो उसमें 1 लाख लोग जो है मारे गए थे। 8 वर्ष बाद अपने राज्याभिषेक के वो कलिंग पर आक्रमण करता है। कलिंग की विजय उसकी, वो आप कह सकते हो कि अंतिम विजय। उसके बाद उसने प्रण कर लिया कि युद्ध के बाद उसने युद्ध को त्याग करके, युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति अपनाई, जिसको हम धम्म नीति भी कह सकते हैं, या अशोक का धम्म भी कह सकते हैं। और अशोक पहला सम्राट है जो पत्थरों पर प्रजा को संदेश दे रहा है। चलिए, ये छोटे प्रश्न सारे। अब आ जाता है कि अशोक के धम्म पे टिप्पणी लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो धम्म क्या है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद एक नई नीति अपनाई, उसको कहते हैं अशोक का धम्म या धम्म नीति। धम्म नीति क्या है, बड़ों, अब ये जो लास्ट के अक्षर है ना, इनको याद रखना है। आदर, उदारता, उदार व्यवहार, आदर। 2 बार तो आदर है, 2 बार उदारता है। आदर किसका, बड़ों का और दूसरे धर्मों का, याद रखना ही आसान है। 2 आदर है, बड़ों का व दूसरे धर्मों का। और उदारता क्या है या उदार व्यवहार क्या है, सन्यासी और जो ब्राह्मण हैं उनके प्रति उदार व्यवहार या उदारता, सेवक और जो दास हैं उनके प्रति उदार व्यवहार। तो दोनों ही बातें आ गई है ना, आदर बड़ों का और दूसरे धर्मों का, और उदारता आ गई सन्यासियों व ब्राह्मणों के प्रति और सेवकों व दासों के प्रति। उम्मीद है आपको क्लास जो है असली, जो इससे पहले देखो मैंने क्लासें इनकी इस तरह से भी बनाई है कि पाठ को पढ़ाया है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से हम प्रश्नों को याद करेंगे। अच्छी लग रही हो क्लास तो बाद में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्लास को शेयर ज़रूर करना, ताकि अपने पूरी बुक के इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर बात कर सकें। चलिए, ये एक लघुतरात्मक प्रश्न बन जाता है, छोटे बड़े सभी प्रश्न आ जाएंगे। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र। चलिए, इस पे बात करते हैं। ये ट्रिक है तो पास, या आप कह दो ताऊ पास, है ना, ताऊ पास। पास से तो है पाटलिपुत्र और सुवर्णगिरी। तोऊ या ताऊ से, तोऊ से तोसली, ऊ से उज्जैन। तो इसी तरह से आप पेपर में भी अगर डायग्राम टाइप बना के लिख दोगे तो आपको थोड़ा एग्जामिनर इससे प्रभावित होता है। ये मैं स्किल भी आपको बता दूंगा कि किस तरह से लिखने हैं। ये मैंने सारा डाटा मतलब आज पूरा दिन लगा के इसको लिखा है। कल के दिन में ये डाटा को मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा और किस तरह से आपके लिए बनाया जा सकता है, तो इससे आप लिखने का स्किल भी सीख सकते हैं। तो 5 प्रमुख राजनीतिक प्रश्न आ जाए मौर्य प्रशासन के बारे में ना, तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हैं प्रांत में, पाटलिपुत्र, सुवर्णगिरी, तोसली, उज्जैनी, और एक है तक्षशिला। तो ताऊ पास हो गया या ताऊ पास होगा, ये शिला पर लिखा हुआ है, या ताऊ पास हो गया तक्षशिला में पढ़ के, ऐसा कुछ भी आप कर सकते हो। तक्षशिला व उज्जैनी दोनों लंबी दूरी के व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। दूसरा आता है स्वर्णगिरी, जो है मतलब सोने की खान।
कर्नाटक में ये सोने की खान के हेतु उपयोगी था। मतलब स्वर्णगिरी जो प्रांत इन्होंने राजनीतिक केंद्र बनाया था, ये सोने की खान के आसपास बनाया था ताकि वहाँ से सोना जो है प्राप्त किया जा सके। और लंबी दूरी के व्यापारिक केंद्रों के मार्ग पर तक्षशिला और उज्जैनी दो राजनीतिक केंद्र बनाए थे। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी हो गया, है ना। तो इस तरह से ये जो है बड़ा टेक्निक से उन्होंने राजनीतिक अड्डे स्थापित किए थे कि ये व्यापारिक मार्ग पर आ गए दो, और ये सोने की खान ये राजधानी है, ये उत्तर जो पूर्व का राज्य था उस पर शासन स्थापित करने के लिए। क्या होता है कि तोसली जो है ये भी उड़ीसा में पड़ता है। जब कलिंग पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद यही जगह थी जहाँ पर उसको पश्चाताप होता है, तो तोसली में वो अपना एक राजनीतिक केंद्र बना के रखता है उड़ीसा के लोगों को अपने पश्चाताप के रूप में उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए। चलिए प्रश्न, मैक्सनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन हेतु, छोटा और बड़ा दोनों तरह के प्रश्न बन जाते हैं। मैक्सनीज कहता है कि सैनिक जो गतिविधियां थी वो था प्रांतीय प्रशासन, वो एक समिति व 6 उप समितियां संभालती थी, और हर समिति के बारे में उन्होंने 6 समितियों के नाम लिखे हुए हैं इस तरह से, है ना, कि एक नौसेना मतलब जल वाली, यातायात व खान पान का संचालन, वो सारा आगे कि महल का और लोगों का और सैनिकों का खान पान का ध्यान रखना। पैदल सैनिकों का संचालन, घोड़े वाले सैनिक, अश्वारोही, रथ वाले सैनिक और हाथियों वाले सैनिक। तो 6 ये उप समितियाँ होती थी, नौ, यातायात, पैदल, अश्व, रथ, हाथी। तो इनको अगर लघुतरात्मक प्रश्न आता है तो इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए, अशोक ने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने हेतु धम्म का प्रचार किया व धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। देखिए ये प्रश्न सीधा आ जाता है, अशोक ने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने हेतु क्या किया। तो इस क्लास का जो बच्चे 90+ भी लेना चाहते हैं उनको भी इस पाठ में से प्रश्न उनका जो है जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं सारे मैंने इसमें डाल दिए। और जो कहते हैं कि हमें सिर्फ पास नहीं, उनके पूरे नंबर, इस पाठ के जितने नंबर हैं सारे इसमें समाहित हो जाएंगे। तो अखंड बनाए रखने हेतु कि खंडित ना हो, क्या करता है वो अपने धम्म का प्रचार करता है, और धम्म के प्रचार हेतु उसने क्या किया, धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। प्रश्न आ जाता है कि मौर्य साम्राज्य कितने साल तक, 150 साल तक चला। और यह अब ऐसा प्रश्न आ जाए कि मौर्य साम्राज्य ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया, इसके पीछे कारण, तो उसके पीछे कारण क्या था कि उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। अशोक के बाद के जितने राजा थे वो जो है उतने पावरफुल नहीं थे। तीसरा कारण आप ये भी लिख सकते हो कि अशोक ने कलिंग के बाद युद्ध की नीति को तो त्याग ही दिया, तो साम्राज्य विस्तार तो उसका होगा ही नहीं। और एक बात कि वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है तो ब्राह्मण समाज उसके खिलाफ हो जाता है, तो ये उसके राज्य साम्राज्य का विस्तार न होने के कई कारण हो जाते हैं। यूनानी स्रोत यानी कि मैक्सनीज की इंडिका बताती है कि मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त था उसके पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी सैनिक, हाथियों वाली सेना थी। तो इस तरह से ये यूनानी स्रोत मैक्सनीज की इंडिका से जानकारी उपलब्ध होती है। ये मौर्य काल के बारे में जितने छोटे बड़े प्रश्न मुख्य मुख्य बनते हैं, हालांकि ये आ जाएगा कि अशोक कौन था। अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हो जाता है, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार बनता है तो बिंदुसार का ये बेटा था, है ना। और दूसरी बात आ जाती है कि ये क्या था, ये कलिंग पर इसने विजय प्राप्त की है, और ये पहला सम्राट है जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संदेश दिया है, और 20वीं सदी के जो लोग हैं वो इसको प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो ये अशोक के बारे में बातें हो जाती है। चलिए अब मैं आपको एक बातें जो इस तरह से बताता हूँ। चलिए यहाँ पर ये बात है कि जो सिस्टम था, ये तो हो गए सारे देशी राजा, कौन कौन से जितने हमने पढ़े ये सारे देशी राजा थे। देखो क्लास लंबी हो सकती है लेकिन एक क्लास में पूरा पाठ फिनिश हो जाएगा, चिंता न करें इस बात की, आपके याद हो जाएगा समझ के। ये बात है कि देशी राजा हुए, मौर्य हो गए, गुप्त हो गए, सातवाहन हो गए, शुंग हो गए, कण्व हो गए, ये सारे हमारे देश के राजा हो गए। लेकिन हिंद यवन का नाम भी आता है, शक का नाम भी आता है, ये मैंने शक लिखा हुआ, कुषाणों का नाम भी आता है। ये सारे के सारे क्या थे, विदेशी थे। ऊपर मैंने इनके ऊपर विदेशी टैग लगा रखा है। तो इनसे संबंधित एक
एक दो छोटे प्रश्न बनते हैं, वो सारे हम इस मैप पर ही कर लेंगे। बाद में मैं आपको बताता हूँ कि वाकाटक का भी जिक्र आया, सातवाहन का भी जिक्र आया, कुषाणों का भी। मैंने ब्रैकेट में इनका टाइम पीरियड लिख दिया ताकि छोटे प्रश्न जितने बनते हैं आपके यहीं याद हो जाए, बार बार आपको बुक में से इधर उधर ना देखना पड़े। ये PDF आपको उस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए, पहले विदेशी राजा, सबसे पहले हिंद यवनों का शासन दूसरी सदी ईसा पूर्व में रहा। इन पे एक ही प्रश्न बनता है कि राजा की प्रतिमा व नाम वाले सिक्के, जिस सिक्के में राजा की फोटो बनी हो और उसका नाम लिखा हो, वो सिक्के कौन जारी करता है? सबसे पहले हिंद यवन। ध्यान रखना, आपकी पासबुक वगैरह में कुषाण उत्तर लिखा होता है, नहीं, हिंद यवन बुक के अकॉर्डिंग चलना है। और बहुत सारे उत्तर हैं पासबुक में। अब कुछ स्टूडेंट इतने ब्रिलियंट होते हैं कि 100 में से 100 क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो पासबुक का सहारा लेते हैं, पासबुक में कई बार तथ्य छोड़ दिए जाते हैं। दूसरा प्रश्न, शक जो थे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इनका साम्राज्य हुआ करता था, उज्जैन और गुजरात के आसपास। और शकों से संबंधित प्रश्न आता है कि किस शक राजा ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो हमें ये ध्यान रखना होता है, सुदर्शन झील जो है वो जो है रुद्रदामन राजा था, उसने उसका पुनर्निर्माण करवाया। जूनागढ़ अभिलेख उसका संस्कृत का अभिलेख था, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। फिर बात आ जाती है कुषाणों की। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ। हाँ जी, कि कुषाण जो थे इनसे संबंधित, तो प्रथम सदी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के सबसे पहले भारत में किन राजाओं ने जारी किए? कुषाण वंश ने। तो प्रश्न आ जाता है, सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण, कब? प्रथम सदी ईस्वी में। देवपुत्र किन शासकों की उपाधि थी? देवपुत्र कुषाणों की। और स्वर्गपुत्र थी चीनी राजा शिंग शांग शिंग पुंग, वो चीनियों की जो उपाधि हुआ करती थी वो स्वर्गपुत्र हुआ करती थी। तीसरा प्रश्न कुषाणों से संबंधित, कनिष्क का राज्यारोहण, 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। एक प्रश्न जो बन जाएगा वो मतलब इनमें दो देवीय राजा हुए हैं, अर्थात ये जो देवताओं के समान अपने आप को दिखाते हैं, क्यों दिखाते थे, इसका क्या प्रभाव पड़ता था, ये आगे मैंने वो बनाया हुआ है लघुतरात्मक प्रश्न। एक ही प्रश्न इस तरह से बनता है। एक प्रश्न आ जाता है कि रोमन सिक्के भारत में कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से रोमन सिक्कों के अरिकामेडू और वगैरह जगह जो है इस बुक में उनका जिक्र नहीं किया हुआ, तो उनसे मिलते हैं। सोने के सिक्कों से संबंधित जितने प्रश्न सारे मैंने यहाँ डाल दिए। अगर प्रश्न आता है कि अति उत्तम सोने के सिक्के, जो सर्वश्रेष्ठ मतलब क्वालिटी जिनकी बेस्ट थी, जिसमें उत्तम क्वालिटी का सोना, जो अब हम कहें ना 22-24 कैरेट जो भी, तो अति उत्तम सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने, सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने, राजा के नाम व प्रतिमा वाले सिक्के हिंद यवन शासकों ने। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और फिर जाके बात आ जाती है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। इस पे लघुतरात्मक प्रश्न बनता है, आगे मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्यों कम हो जाते हैं। इसके कई कारण बताए जाते हैं कि रोमन साम्राज्य जो है वो समाप्त हो गया था, उसका विखंडन हो गया था, इस समय आर्थिक संकट भी आ गया था। दूसरा कि व्यापार के नए नए जो क्षेत्र है वो अस्तित्व में आ गए थे, इसलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सोने के सिक्के जो हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं ईसवी में सोने के सिक्के मिलने बंद हो गए। हमारा पाठ 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी पर ख़त्म होता है, तो ये लास्ट वाला 600 ईस्वी है ना, इस समय सोने के सिक्के मिलने जो है बंद हो जाएंगे। सोने के सिक्कों पर 4 प्रश्न कि रोमन सिक्के दक्षिण भारत, प्रतिमा वाले नाम वाले हिंद यवन, सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण राजा, तो खुश होके सबसे पहले सोने के सिक्के, और अति उत्तम सोने के सिक्के गुप्त राजा। चलिए, इस फिर बात आ जाती, ये क्रमानुसार है, हिंद यवन के बाद शक आएंगे, फिर कुषाण आएंगे, और फिर कुषाणों के बाद भारतीय राजा गुप्त जो है, ये कुषाणों के बाद भारत में सत्ता स्थापित करते हैं अपनी। दक्षिण भारत व दक्कन में क्या चल रहा है, बुक के अकॉर्डिंग मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है सारे सिस्टम को। दक्कन जो है, दक्कन कहते हैं ये दक्षिण वाले एरिया से ऊपर वाले पार्ट को, ये दक्कन है। दक्कन में सातवां राजाओं का शासन हुआ करता था दूसरी सदी ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। इसी समय मनुस्मृति की भी रचना होती है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति की भी रचना हुई, और उसी समय सातवानों का राज्य भी स्थापित हुआ था दक्कन में, जिसको हम मध्य भारत
पश्चिम उत्तर भारत भी कह सकते हैं। और सातवाहनों के बाद इस जगह पे किनका शासन स्थापित होगा? वाकाटक वंश का। तो गुप्त और वाकाटक एक दूसरे के समकालीन होंगे। जैसे ही दक्षिण भारत में वाकाटक आ जाएंगे, उत्तर भारत में कुषाणों के बाद कौन सा राजा आ जाएगा? गुप्त वंश आ जाएगा। और वो गुप्त वंश की प्रभावती गुप्ता थी, वो इसी वंश में प्रणाई हुई थी, है ना, इसी वंश में उसकी शादी हुई थी, प्रणादी थी बापड़ी को, प्रभावती गुप्ता को। वाकाटक वंश का जो राजा था रुद्रसेन, उससे उसकी मैरिज हुई थी। फिर रुद्रसेन जल्दी मर गया। वो उससे संबंधित जो हैं लघुतरात्मक प्रश्न 2 बनते हैं प्रभावती गुप्ता के, वो मैंने डिस्क्राइब किए हुए हैं आगे। चलिए, तो दक्षिण भारत में सीरियल रहेगा सातवाहन, उसके बाद वाकाटक आते हैं। और सातवाहनों के समय ही बिल्कुल दक्षिण में, ये तो है दक्कन, दक्कन में सातवाहन है, और बिल्कुल नीचे नीचे श्रीलंका से लगता हुआ इलाका, उसको कहते हैं हम तमिलकम प्रदेश भी कहते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, बुक में उसको तमिलकम लिखा हुआ है। यहाँ पर चोल चेर पांड्य, इनका शासन हुआ करता था। 200 ईसा पूर्व से ये इनका शासन शुरू हुआ था। मतलब 200 ईसा पूर्व से दक्कन में सातवाहन यानी कि मध्य भारत में, और दक्षिण में चोल चेर पांड्य। और इस समय उत्तर में कौन सा राजवंश था? उत्तर में था जी अपने मौर्य समाप्त हो रहे थे, शुंग कणव आ रहे थे। और इनके सब के बाद में, वाकाटक के बाद में, दक्षिण भारत में कर्नाटक में चालुक्य राजवंश आ जाएगा, तमिलनाडु में पल्लव आ जाएगा 500-600 ईस्वी में। अब 12वीं के स्टूडेंट कहेंगे ये तो बुक में तो दिया नहीं, लास्ट जहाँ पाठ समाप्त होता है उसमें सारणी दी हुई है। तो कर्नाटक में कौन सा? चालुक्य। और पल्लव कहाँ? तमिलनाडु में 500-600 ईस्वी में। अब ये मैंने लिखा हुआ है कि ये जो चोल चेर पांड्य हैं, इन्होंने संगम साहित्य की रचना की। तो संगम साहित्य किस भाषा का है? तमिल भाषा का है। किस भाषा का है? तमिल भाषा को। कब से कब तक इसकी रचना होती है? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। जिस समय उत्तरी भारत में मनुस्मृति की रचना हो रही थी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, उसी समय दक्षिण भारत में तमिल भाषा में संगम साहित्य की रचना हो रही थी। चलिए, ये मैंने कुछ ये देखो शकों का मैंने बनाया कि 200 ईसा पूर्व से पहली सदी ईस्वी। गुप्त का शासन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, गुप्तों का 320 ईसा पूर्व में। हालांकि 275 ईसा पूर्व है सही तो, लेकिन अपनी बुक चंद्रगुप्त मौर्य से शासन को मानती है। तो 320 ईस्वी में गुप्त राजवंश, और 321 ईसा पूर्व में मौर्य। ईसा पूर्व में कौन आएंगे? मौर्य है, मतलब गुप्तों से काफ़ी पहले। और इधर कुषाण राजवंश है, पहली सदी ईसा पूर्व से पहली सदी ईस्वी। तक्षशिला इनकी राजधानी हुआ करती थी। और इधर मैंने सिकंदर का आक्रमण लिखा हुआ है, एक तो ये पता नहीं क्या हो जाता है, सिकंदर का आक्रमण। हाँ जी, सिकंदर का आक्रमण इधर दिखाया हुआ है कि सिकंदर का आक्रमण भारत में कब होगा? 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के मध्य। तो मध्य में सन कौन सा आ गया? 326 ईसा पूर्व। लेकिन आपको ये देखो घुमा के लिख देते हैं बात को, लेकिन आपको प्रश्न आता है तो आपने उत्तर यही लिखना है 327 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के मध्य। यानी कि मौर्यों से पहले सिकंदर का आक्रमण होता है, मौर्यों से पहले। और सिकंदर के आक्रमण के जस्ट बाद कुछ सालों बाद, 1 साल बाद 321 ईसा पूर्व में भारत में मौर्य साम्राज्य, जिस समय सिकंदर का आक्रमण होता है, भारत में नंद वंश का शासन था। घनानंद, जो हम पढ़ते हैं ना कि मौर्य मगध के शक्तिशाली होने के कारण उसमें अजात शत्रु और एक नाम आता है महापद्म नंद, तो वो नंद वंश था इस समय। चलिए, ये मैप से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इनके कुछ स्थानों को, वो तो लास्ट में मैं जब आपको मैप करवाऊंगा कि मैप में क्या याद रखना है, तो तब आपको याद करवा दूंगा। चलिए, मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद के काल को हम कहेंगे मौर्योत्तर काल। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं से जुड़ना था। अब राजाओं के मन में आप इमेजिन कर लेना, राजाओं ने सोचा कि जनता के बीच में उच्च स्थिति कैसे प्राप्त करें, तो उन्होंने अपने आप को देवताओं से जोड़ना शुरू कर दिया। मतलब वो खुद
ऐसी उपाधियां धारण करने लगे। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आता है कुषाणों का। उन्होंने देवपुत्र की, कि हम भी देवताओं जैसे हैं, देवताओं के पुत्र हैं, इसलिए हमारी आज्ञा देवता की आज्ञा सेम ही है। चीनी शासकों ने स्वर्गपुत्र उपाधि उसकी देखा देखी, इन्होंने देवपुत्र उपाधि धारण की। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक जगह पड़ती है माट। माट के एक देवस्थान से कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिलती हैं। ये हमें माट स्थान ध्यान रखना है कि कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां कहाँ से मिलती हैं, माट से। और एक अफगानिस्तान से भी इनकी मूर्तियां मिलती हैं। चलिए, लघुतरात्मक प्रश्न ये बन जाता है सुदर्शन झील पर। कहाँ पर? गिरिनार को आपको मानचित्र में भी याद रखना है, कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ पर अशोक का वृद्ध शिलालेख भी मिला है। सुदर्शन झील क्या है? कृत्रिम जलाशय है। अच्छा, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? शक जो राजा था रुद्रदामन, शक वंश का राजा रुद्रदामन, उसने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का उसका एक संस्कृत भाषा का पाषाण अभिलेख है, जिससे हमें ये जानकारी मिलती है। उसका वो अभिलेख का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसका अभिलेख जो था उसका नाम था जूनागढ़ अभिलेख। अच्छा, इसका निर्माण किसने? इसका निर्माण जो है मौर्य काल में स्थानीय जो एक गवर्नर था मौर्यों का, उसने इसका निर्माण करवाया। तो अपने बुक में इसका निर्माण का जो है नाम नहीं दिया हुआ है ना, स्थानीय राज्यपाल लिखा हुआ है, तो अपने को नाम नहीं याद रखना। तो मौर्य काल में सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ। लेकिन अब बात आती है कि रुद्रदामन के अभिलेख में इसकी जानकारी क्यों मिलती है? क्योंकि मौर्यों के बाद है शक तो। क्यों? क्योंकि एक बार कहते हैं कि भीषण तूफान आया तो इसके जो बांध बने हुए थे, तटबंध, वो टूट गए थे। फिर उस समय रुद्रदामन क्या करेगा? ये टेक्निकली प्रश्न बनते हैं। अगर आप आईएएस आरएएस वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये देखो, सत्य असत्य में आ जाते हैं कि प्रजा से कर लेकर उसने नहीं, प्रजा से कर न लेकर उसने अपने खर्चे से इसकी मरम्मत करवाई थी रुद्रदामन ने। और इसकी उपलब्धियों का इसी संस्कृत अभिलेख में जिक्र होता है। तो उसमें एक उपलब्धि भी थी कि इसने खुद के खर्चे से, खुद के पैसे से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। मनुस्मृति का ये जिक्र, और गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त ने भी इसकी मरम्मत करवाई। तो ये सुदर्शन झील पे प्रश्न जो लघुतरात्मक तो इस तरह से बन जाएगा, तो सारी बातें लिखनी है। और अति लघुतरात्मक, इसका निर्माण किस काल में हुआ? मौर्य काल में। अच्छा, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में स्थानीय राज्यपाल ने। इसकी जानकारी किससे मिलती है? शक राजा रुद्रदामन के अभिलेख से। अच्छा, इसका पुनर्निर्माण किस शक राजा ने किया, या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है? रुद्रदामन। और गुप्त वंश का राजा भी इसका पुनर्निर्माण करवाता है। चलिए, मनुस्मृति। मनुस्मृति दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी ईस्वी के बीच इसकी रचना हुई। उसी समय संगम साहित्य की रचना होती है। भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ है मनुस्मृति। जातक कथाएं, इस पर छोटा प्रश्न है ना, बन जाता है। तो पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी में इसकी रचना हुई। किस भाषा में? पाली भाषा में। त्रिपिटक जो है वो भी पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथ। और जातक कथाएं क्या थी? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। उपज बढ़ाने के तरीके, अब क्या था, स्टोरी सुन लो थोड़ी सी। कि राजा जो थे अपने आप को देवताओं के समान दिखा के जनताओं से कर लेते थे। तो कर बढ़ाने, एक जातक कथाओं से याद आया, अपनी बुक में एक गंध तिंदु नामक की जातक कथा है, उसका जिक्र किया हुआ है कि एक राजा था, उससे प्रजा बड़ी दुखी थी। तो फिर वो राजा क्या करता है, अपना वेश बदल के लोगों के बीच में जाता है। तो लोग उसको बहुत ही भला बुरा कहते हैं राजा के, कि राजा ने मेरा ये कर दिया, राजा मर जाए, ये हो जाए। तो ये गंध तिंदु कथा में जो राजा से दुखी प्रजा थी उसका जिक्र आता है जातक कथा में। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। किस भाषा में है? पाली भाषा में। चलिए, तो राजा जो है जनता पर टैक्स लगाते थे, तो जनता पर जो कर हैं वो बढ़ते चले गए। तो जनता ने सोचा कि बढ़े हुए कर को चुकाने के लिए अपने को उपज भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जनता ने उपज बढ़ाने के तरीके सोचने शुरू किए। तो उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके थे, ये लघुतरात्मक प्रश्न बनता है। लोहे के फाल वाला हल इस समय उन्होंने शुरू कर दिया। ध्यान रखना,
गंगा व उसकी आसपास की घाटियों में, यानी कि हम कहें तो यूपी बिहार वगैरह में लोहे के फाल का उपयोग इस समय शुरू हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अपने जो राजस्थान और पंजाब है यहाँ पर तो लोहे के फाल जो हैं 20वीं सदी में शुरू हुए हैं। बड़ी अचंभे वाली बात है, क्योंकि लकड़ी के फाल वाला यूज़ किया जाता था। तो पंजाब और राजस्थान में तो 20वीं सदी में, सब जगह ये नहीं यूज हुआ, उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं हुआ था। तो उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके, कि लोहे के फाल वाले हल, ताकि भूमि को काफ़ी गहरा खोदा जा सके, जिससे उपज, जितनी ज़्यादा खुदाई होगी उतनी अच्छी फसल होगी। धान की रोपाई शुरू कर दी थी। पहले क्या था कि जो है धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में जो है पौधों की रोपाई अब शुरू कर दी। पहले सीधे ही बीजों को बो दिया जाता था, ठीक है। तो अब क्या है, बीज अंकुरित करके तो उसकी एक पनीरी तैयार करके फिर रोपाई शुरू की। और तीसरा एक तरीका हो गया, तालाबों व कुओं व नहरों से क्या है, सिंचाई इन्होंने शुरू की। तो उपज बढ़ाने के क्या तरीके हैं, लोहे के फाल वाला हल, धान की रोपाई, कुओं तालाबों व नहरों से सिंचाई। उम्मीद है आपको याद रह जाएंगे। चलिए, पाली भाषा में छोटे किसान व जमींदारों को, ये अलग अलग बातें आ गई, क्योंकि बुक में लिखा होता है कि छोटे किसानों व जमींदारों को क्या कहते हैं, गृहपति। तो छोटे किसान व जमींदारों को, और अब बात आ जाती है कि बड़े जमींदारों को वेलालर। ध्यान रहे, ये तमिल भाषा में वेलालर कहेंगे बड़े जमींदारों को। संगम साहित्य दक्षिण वाला साहित्य है। और छोटे किसानों को क्या कहेंगे, गृहपति कहेंगे पाली भाषा में। एक जो गृहपति शब्द है, इसके बारे में एक बॉक्स बना के लिखा हुआ है कि गृहपति क्या था, घर का मुखिया भी होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। तो इस तरह से इसके बारे में काफ़ी बातें मिलती है। तमिल भाषा का महाकाव्य कौन सा है, शिल्पादिकरम। तमिल भाषा का महाकाव्य कौन सा है, शिल्पादिकरम। थोड़ी सी क्लास और है। नगर व व्यापार, तो व्यापार के बारे में इस समय क्या कुछ चल रहा था। चलिए, हाँ जी, तो ये आ जाता है कि संचार और नगर व्यवस्था कैसी थी, ऐसा लघुतरात्मक प्रश्न। तो पाटलिपुत्र जो है वो नदी मार्ग पर स्थित हुआ करता था। उज्जैनी भूतल मार्ग पर एक पुहार, इसका जिक्र आता है, इसको पतन पुहार भी कहते हैं। कावेरी पट्टनम का दक्षिण का एक ये बंदरगाह था। तो समुद्र तट पर स्थित एक बंदरगाह था ये पतन पुहार, या पुहार जिसको कह देते हैं। यहाँ से समुद्री यात्रा जो है, समुद्री यात्रा की शुरुआत मानते हैं कि यहाँ से होती थी, पुहार से। और मथुरा जो है वो व्यावसायिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। नगर व व्यापार की बात की गई है यहाँ पर, मैंने नोट लगा के लिखा है। पाटलिपुत्र जो कि नदी मार्ग पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये काफ़ी समृद्ध बन गया था। लेकिन चीनी यात्री हवेनसांग जिस समय आता है हवेनसांग और है हर्षवर्धन। हर्ष के समय ये भारत आएगा चीनी यात्री 7वीं सदी ईस्वी में। तो उस समय पाटलिपुत्र नगर जो है वो बिल्कुल खंडहर में बदल गया था, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न जितने भी बनते हैं इम्पोर्टेंट। श्रेणी, उत्पादकों व व्यापारियों का संघ। एक बात कर लेना, आप क्लास ख़त्म होने के बाद आप सभी तरह के प्रश्न हल करके देख लेना, आपके हल हो जाएंगे। मस्तूवन, मस्तूवन क्या है, तमिल भाषा में बड़े जो धनी बाद में धनवान हो गए थे, जो तमिल भाषा में व्यापारी लोग थे, उनको तमिल भाषा में मस्तूवन कहते हैं। और प्राकृत भाषा में इन्हीं व्यापारियों को सथवा या सेठी कहा जाता था, सथवा या सेठी। चलिए, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग हुआ करती थी। और ये सारा कुछ रोमन साम्राज्य वाले लोग कहाँ से लेते थे, दक्षिण भारत से। इसीलिए दक्षिण भारत में रोमन साम्राज्य के सिक्के मिलते हैं। कोडू मनाल जगह पड़ती है कहाँ पर, तमिलनाडु। और इस स्थान से मूंगों के उद्योग के साक्ष्य, मूंगा जो एक है ना समुद्र तटीय बंदरगाह पे और एक तट पे जो मिलता है ना इस तरह का एक जीव, तो मूंगों के उद्योग के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पर, तमिलनाडु के कोडू मनाल से। फिर बात आती है मालाबार तट, ये कहाँ पर है, आधुनिक केरल में। एक बुक है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, लाल सागर के बारे में एक थोड़ी बुक ये लिखी हुई है। इसमें व्यापारिक मार्गों के बारे में बताया गया है और
इसका लेखक कौन है? यूनानी एक समुद्री यात्री था, उसने इस पुस्तक की रचना की थी। चलिए, ये बुक जो दी हुई थी उसकी बातें जो है मैंने यहाँ पर लिखी हैं। चलिए, सबसे प्राचीन सिक्के उनको किस नाम से जाना जाता है? आहत सिक्कों के नाम से। आज सिक्कों पे प्रश्न आ जाए आज सिक्कों के बारे में, तो जो सबसे प्राचीन भारत के सिक्के हैं उनको आहत सिक्के कहते हैं। इनको आहत या ठप्पा लगा के तैयार किया जाता था। ठीक है, ये किस काल के हैं? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। किस धातु के हैं? चांदी व तांबे के बनते थे। ठीक है, प्रतीकों को आहत करके उन्हें बनाया जाता था। ये सारे बातें होगी आहत सिक्कों के बारे में, छोटी बड़ी सारी बातें। रोमन सिक्कों के साक्ष्य दक्षिण भारत से। 6ठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। ये सारी बातें मैंने, लघुतरात्मक प्रश्न बनता है, क्या कारण रहेंगे? आर्थिक संकट, रोमन साम्राज्य का पतन, व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय। और ये योध्य सिक्का दिया हुआ है प्रथम सदी ईस्वी में, पंजाब व हरियाणा के ये एक जो वंश था उनके भी ये सिक्के हुआ करते थे। सिक्के राजा व बड़े बड़े व्यापारियों दोनों ही तरफ से डाले जाते थे। इस तरह से ये सारी बातें हो गई, और उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास में और कोई सुधार, या आपको लगता है कि इसी तरह से क्लासें चलनी चाहिए, तो आप कमेंट करके बता देना। मैं बुक का इसी तरह मैप का सार निकाल के आपको सारी बातें अच्छे से करवा दूंगा। और अगर किसी को ये वीडियो वो PDF चाहिए तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया था, और एक बार फिर 63 77 13 1509 से संपर्क, मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको ये भेज दूंगा। और जितने स्टूडेंट नए हैं वो इस अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, हाँ जी, अपनी ये थोड़ी सी क्लास एक रह गई थी, बाय मिस्टेक ये PDF ऐड करनी भूल गया था, दोबारा से मैंने इसको ऐड कर लिया है। कि उसमें हमने वहाँ तक पहुँच गए थे हम कि मौर्य हो गया, मौर्योत्तर के बाद हमने गुप्त रह गए थे डिस्क्राइब करने वाले। गुप्तों के बारे में इतना ही दिया हुआ है। 320 ईस्वी में इसका जो शासन शुरू माना गया है बुक में। गुप्तों को जानने के स्रोत हैं साहित्य, सिक्के, अभिलेख और प्रशस्ति। प्रशस्ति में बात आए तो प्रयाग प्रशस्ति की आती है। प्रयाग प्रशस्ति यूपी के इलाहाबाद में एक स्तंभ है, उसके ऊपर लिखा गया है। आपको पता है इलाहाबाद और प्रयाग एक ही नाम है, मानचित्र में भी इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना। भाषा इसकी संस्कृत है। इसकी रचना हरिसेन ने की है। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का राजकवि। समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली राजा किस वंश का? गुप्त साम्राज्य का। दूसरी बात आती है कि ये जो कन्फ्यूज क्या रहती है, आपको कन्फ्यूज़न बताता हूँ। कन्फ्यूज़न ये रहती है कि एक राइटर है बाणभट्ट और हरिसेन, ये दोनों आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि एक रचना है हर्षचरित्र। कौन सी? हर्षचरित्र। अब असल में इसमें शैशट कौन है, और हरिसेन में भी शैशट कौन है? तो हर्ष का हरीश लगता है, लेकिन जिसमें शैश है वो उसका नहीं है, विपरीत है। हर्षचरित हरिसेन की नहीं है, हर्षचरित बाणभट्ट की है, और बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इस बात का ध्यान रखना है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की, प्रयाग हरि भी आप ध्यान रखना कि प्रयाग में वो नदियों का संगम होता है, मेला भी, कुंभ भी भरता है ना, तो प्रयाग में हरि हरि, प्रयाग में हरि हरि, प्रयाग में हरि हरि, नाम अल्लाह है तो अल्लाह हरि एक है। इस तरह से इसको आपको रट लेना, क्योंकि कन्फ्यूज होते हैं हम पेपर में। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है। अब मान लो प्रयाग प्रशस्ति पे या समुद्रगुप्त पे आपको टिप्पणी लिखनी आ जाती है, तो इसमें आप फिर कुछ भी नहीं, समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में जितनी बातें दी गई है उनको आपने अच्छे से देख लेना है जितनी। और उसमें देखो, उसमें जो है समुद्रगुप्त को कुबेर, वरुण, इंद्र, यम के समान
बताया गया है। दूसरा बात आ जाती है कि उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है कि वो अच्छा योद्धा था, कुशल सेनापति था, अच्छा सेनापति था, अच्छा योद्धा था, ठीक है। और परमात्मा पुरुष कहा गया है, उदारता की प्रतिमूर्ति कहा गया है, कई देवताओं के समान उसको बताया गया है, एक योग्य शासक था और उच्च कोटि का विद्वान भी था और विद्वानों का संरक्षक भी था। इसी तरह आप अशोक मौर्य के बारे में बातें हैं तो अशोक मौर्य के बारे में उसने कलिंग की विजय की, बाद में धम्म की नीति चलाई। इस तरह से आप इन बातों को अच्छे से लिख सकते हैं। इनको आप किसी भी बात को इस तरह से मिस नहीं करना। अब बात आ जाती है एक भूमिदान की। भूमिदान शब्द जो है, अधिकांश ताम्रपत्रों पर भूमिदान का उल्लेख मिलता है। हालांकि अभिलेखों में, शिलालेखों में भी इसका, लेकिन ज़्यादातर तांबे के जो ताम्रपत्र जो थे उन पर इसका उल्लेख मिलता है। और ज़्यादातर जो भूमिदान था वो धार्मिक संस्थाओं व ब्राह्मणों को दिया जाता था। और एक प्रश्न बन जाता है कि ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाने वाला भाग था उसको क्या कहते थे? अग्रहार कहते थे। और ब्राह्मणों को दो तरह की छूट होती थी। एक तो उनको जो अग्रहार भूमि मिली है वो कर से मुक्त है, और ब्राह्मण जो हैं वो कर, स्थानीय कर लेते भी थे, स्थानीय लोगों से कर लेते भी थे। एक तो उनकी भूमि कर से मुक्त है और वो लोगों से कर लेते हैं। दो तरह की उनको विशेष अधिकार मिले हुए थे। ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि अग्रहार, और ज़्यादातर दान किसको दिया जाता था? धार्मिक संस्थाओं और ब्राह्मणों को। अब प्रभावती गुप्ता, आप अच्छे से इसको ध्यान में रखना। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है 775 यानी कि समुद्रगुप्त के बाद ये राजा बनेगा। इसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन से हुआ था। मैंने कहा जब उत्तरी भारत में गुप्त राजवंश है तो दक्षिण में, दक्कन में वाकाटक वंश होगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार, संस्कृत के जितने धर्मशास्त्र हैं उनके अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, पर प्रभावती गुप्ता भूमि की स्वामी थी तथा उसने दान भी दिया था। एक कहानी आती है दंगुन गांव की। किस गांव की? दंगुन गांव की कहानी आती है। उस गांव को इसने उसमें कह दिया था पुलिस व सेना का प्रवेश उसमें नहीं होगा, और ये गांव जो है ये अधिकारियों को घास देने और जानवरों की खाल, कोयला देने के दायित्वों से, मतलब कष्ट टैक्स हम कर टाइप कह सकते हैं, उन दायित्वों से मुक्त है। सेना व पुलिस इनके गांव में प्रवेश नहीं करेगी, और इनको मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार भी दिए गए थे। तो इस तरह से ये बातें उस दंगुन गांव की कहानी आती है। और प्रभावती गुप्ता की बात इसमें अच्छे से आप ध्यान रख लेना। अब आता है गुप्तों के बाद कौन आता है? हर्षवर्धन। बुक में दिया हुआ है पीछे इंडेक्स में। हर्ष का शासन आता है 606 से 647। तो वो श्वेत सांग जो है, इसको हवेन सांग भी कहते हैं, ये इसके समय हर्षवर्धन के समय आता है और कहता है कि पाटलिपुत्र जो है वो बिल्कुल खंडहर बन चुका है। हर्षचरित्र हर्षवर्धन की जीवनी है, संस्कृत भाषा में बाण भट्ट ने लिखी, जो कि हर्ष का राजकवि है। और एक बात आ जाती है कि 712 में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इस तरह से अब छोटी छोटी बातें, मान लो कि प्रश्न आ जाए कि मौर्य साम्राज्य के महत्व की विवेचना करो कि क्या महत्व था। तो महत्व क्या है कि मौर्य सम्राटों ने प्रजा को संदेश दिए, प्रजा को अभिलेखों पर संदेश दिए जो कि अन्य से भिन्न है, ऐसा किसी ने नहीं दिया, तो ये अलग बात होगी। और अशोक जैसा कोई शक्तिशाली, पावरफुल और शक्तिशाली भी है, और वो नम्र स्वभाव का भी है, परिश्रमी शासक भी है। और एक उसने क्या है, अपना नया धर्म चलाया जो सबसे अलग है। दूसरा, राष्ट्रवादी नेताओं का वो प्रेरणा स्रोत रहा है। तो इस तरह उसका आप महत्व लिख सकते हैं। फाइनली अब क्लास अपनी ये एंड होती है, और क्लास को शेयर ज़रूर कर लेना अपने अपने स्टेटस में, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।